पूर्व पक्षी क्षण विज्ञानवादी ने सिद्ध कर दिया वास्तव बाहर घट आदि कुछ है ही नहीं। जैसे घट दीपक आदि के दृष्टांत के आधार पर आप जो है विज्ञान से बिन कोई ज्योति को सिद्ध आत्मा को सिद्ध नहीं कर सकते। तो सिद्धांत कहता है ऐसा मत कहो, आप जो है घटादियों का अत्यंत अपलाप नहीं कर सकते। यावत तावत अपगमात, जितनी आवश्यकता है उतनी तो तुमको भी मानना ही पड़ जाता है। जितना आवश्यक है, क्योंकि विज्ञान का भी सिद्धि कैसे करोगे आप यदि बिल्कुल कुछ नहीं 100% नहीं है, फिर विज्ञान को कैसे सिद्ध किया? विज्ञान है ये कैसे पता चला? क्षण विज्ञान है ये कैसे पता? यदि अध्यारोप ना होता और अपवाद नहीं कर पाते तो ब्रह्म को जान ही नहीं सकता। इसे कहा गया क्षय अनादि है, माया अनादि, अनादिका से माया है, उसने जगत को बना रखा है। अतएव इस जगत के आधार पर इसका अपवाद करता हुआ ब्रह्म, नहीं तो ब्रह्म है जानेंगे कैसे? यदि जगत ही ना होता, ये माया नहीं होती, अज्ञान नहीं होता, विद्या नहीं होती, आप ना बनते अज्ञानी, फिर जानते कैसे ब्रह्म होता? ब्रह्म है ये कैसा पता चलता? इसे आत्यंतिक निषेध तो हो ही नहीं सकता है, वेदांति भी नहीं कर सकते। इसलिए वेदांति यहां पर बहिर जगत को सिद्ध कर रहे हैं, जगत है मानो, घट है मानो, लेकिन किस स्वरूपेण है वो एक अलग बात है। लेकिन है पहले मानना पड़ेगा, फिर सत्य है बोलोगे तब कहेंगे नहीं मिथ्या है, उसके बाद सिद्ध। ये नहीं है ये नहीं कहना है, ही मानना पड़ेगा। और क्षण विज्ञानवादी कहते हैं विज्ञान से भिन्न घटादि विषय ही नहीं है। अच्छा, घट प्रदीप आदि को लेकर के आप जो है, जैसा घट को दे प्रदीप की अपेक्षा है, प्रदीप को दे अन्य की अपेक्षा नहीं होता, उसी प्रकार से आपने कह दिया भाई क्षण विज्ञान को देखने के लिए अन्य की अपेक्षा, अन्य करणादि की अपेक्षा के बिना और आत्मरूपी ज्योति उसको अनुभव कर लेता है। प्रदीपवत विज्ञान भी भाष्य है, ये सब आपने सिद्ध कर दिया, ये ठीक नहीं है। तो सिद्धांत जवाब देता है ऐसा मत कहो, आप जगत का अत्यंत अपलाप नहीं कर सकते हैं। यावत तावत अभ्युपगमात, यावत तावत अभ्युपगमात विज्ञान व्यतिरिक्तम वस्तु यत् किंचित त्वयाप्यभिगम्यते इत्यर्थ। विज्ञान से भिन्न घटपटादि वस्तु को यत् किंचित रूपेण आपको मानना ही पड़ेगा। भले कहो तो विज्ञान ही घट बन गया, विज्ञान ही प्रदीप बन गया, विज्ञान अपना स्वयं भाषक भी बन गया, भले ऐसा कहो, इन मानना तो पड़ेगा। नहीं तो विज्ञान भाषक के प्रकाशक है, ये कैसे सिद्ध कर? विज्ञान है ये भी नहीं सिद्ध कर सकते जब तक विज्ञान घट को नहीं दिखेगा। इसे कहते हैं न तो बाह्यो अर्थ भवता एकांते नैव नाभिगम्यते। बाह्य घटपटादि पदार्थों को एकांतेन नियमित रूपेण अवश्यम भावी रूपेण अत्यंतिक निषेध जो है ना आप भी नहीं करते हो। नहीं, हम तो आत्यंतिक निषेध करते हैं, हम तो कहते हैं क्षण विज्ञान से कुछ भी नहीं, ननो मैं नाभिगम्य थे, हम कभी स्वीकार ही नहीं करते उस चीज को, घटपटादि को। यदि न, अरे कैसे नहीं स्वीकार कर रहे हो, फिर भी कहते नहीं कर रहे हो, सफेद झूठ, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। अरे भाई ये तो बताओ तुम घट शब्द प्रयोग किया कि नहीं किया? प्रयोग किया ना शब्द को, प्रदीप शब्द प्रयोग किया ना, विज्ञान शब्द प्रयोग किया ना, आपने किया है। क्या ऐसा पर्यायवाची? फिर यदि विज्ञान से व्यतिरिक्त घट नहीं है, फिर घट शब्द का अर्थ क्या होगा? विज्ञान, विज्ञान शब्द का घट, तो घट विज्ञान पर्यायवाची हो जाएगा, फिर मानोगे? कहते नहीं, वह घबरा जाएगा, वो ये कैसा हुआ, विज्ञान और घट पर्यायवाची कैसे हो सकता है? तो इसलिए इसका मतलब तो उन्हें मान लिया है विज्ञान से भिन्न घट है। युक्ति से देखो, विज्ञानम घट प्रतिपैति च शब्दार्थ पृथक्त्वात्, विज्ञानम घट प्रदीप, इन प्रत्येक शब्दों का अर्थ पृथक है, पर्यायवाची नहीं है। इसलिए कहता हूं तुम भी मानते हो। यदि कहते हो विज्ञान घट को जानता है, इसका मतलब विज्ञान से भिन्न घट है, ये मानना पड़ेगा। नहीं तो विज्ञान और घट पर्यायवाची हो जाएगा, अर्थगत पृथकत्व नहीं रह जाता, और अर्थगत पृथकत्व है, अतएव ये अलग अलग है, मानना पड़ेगा। यावत तावत
अपि बाह्यम अर्थांतरम अवश्यम अपगंतव्यम। अर्थ पृथक्त्वात् यत् किंचित बाह्यार्थ को विज्ञान भिन्नत्वेन अवश्य स्वीकार करना होगा। विज्ञानाद अर्थांतर वस्तु न चेत गम्यते, उसकी व्याख्या कर रहे हैं शब्दार्थ पृथक्त्वात्। यदि विज्ञान से अर्थांतर में घटपदादि वस्तुओं को बिल्कुल नहीं मानते हो, फिर तो विज्ञानम घट पट इत्यम शब्दानाम एकार्थत्वे पर्याय शब्दत्वं प्राप्नोति। फिर तो विज्ञान घटपट इत्यादि शब्द एक अर्थ वाले हो जाएंगे, ये सब पर्यायवाची हो जाएंगे। इतना ही नहीं, मैं पूछूंगा आपसे विज्ञान से भिन्न साधन है या नहीं, विज्ञान से भिन्न फल है या नहीं, आपको कुछ भी नहीं है तो साधन भी नहीं फल भी नहीं, फिर क्या का शास्त्र है? फिर साध्य साधन कथन करने वाला व्यर्थ है या नहीं? तथा साधनानाम फलस्य च एकत्व है। साधन फल सब एक यदि हो जाए, विज्ञान ही यदि हो जाए, फिर तो साध्य साधन भेदोपदेश शास्त्र अनर्थक के प्रसंग। साध्य साधनादि के भेद पूर्वक उपदेश जो शास्त्र कथन करता है वो व्यर्थ होने लग जाएगा। या एतर शासन भेद का शास्त्रों को बनाने वाले मान अज्ञानी थे कहना पड़ेगा। तत्कर्तुर अज्ञान प्रसंगोवा, तेदर शास्त्रकर्ताओं का महान अज्ञान ही था, ऐसे कथन करना पड़ जाएगा। किंचन्यत, इतना ही एक और बात, विज्ञान व्यतिरेक वाद प्रतिवादी वाद दोष अभिगुमान। इतना तुम खंडन कर रहे हो कि नहीं हमारे वेदांत को? उससे पूछा जाए, अरे भाई क्षण विज्ञानवादी बताओ, तुम विज्ञान हो, ठीक है तुम विज्ञान हो, हम मान लिया, तुमसे भी जगत कुछ भी नहीं है, ठीक है ना, तो मैं भी नहीं हूं ना। जब विज्ञान से भिन्न कुछ भी नहीं है तो वेदांति भी नहीं है। जब विज्ञान से भिन्न जब वेदांति नहीं है, फिर खंडन किसका करने जा रहे हो? वाद किस बात की? दोष क्यों? आप हमारे साथ वाद कर रहे हैं, हम पर दोष दे रहे हैं, इसलिए तो आपने विज्ञान से भिन्न मुझे माना, तब तो मेरे में दोष आया। यदि विज्ञान से भिन्न कुछ भी नहीं है तो दोष कहां से आएगा? क्या विज्ञान में दोष है? विज्ञान में तो दोष नहीं मानोगे, दोष वेदांति में मान रहे हो, है ना। विज्ञान में तो कोई दोष हो तो शुद्ध है, मांस में तो दोष नहीं आ सकता। दोष किसको दे रहे हो? फिर वेदांति को दे रहे हो। विज्ञान से भिन्न किया तुमने, भिन्न मानना पड़ेगा। नहीं मानोगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। जिस वेदांति में दोष दे रहे हो, यदि वो विज्ञान से अभिन्न है तो विज्ञान में ही दोष आ जाएगा, क्योंकि सब भिन्न है। कि नियम है तद भिन्ना भिन्न से तद भिन्न भिन्नत्वम से, तद अभिन्ना भिन्न से तद अभिन्नत्व नियमात। जब विज्ञान से अभिन्न वेदांति है, वेदांति से अभिन्न दोष है, तो विज्ञान से अभिन्न हो जाएगा दोष। तद अभिन्न से जो अभिन्न होता है वो तद से भी अभिन्न हो जाता है। इन सामान्य नियम है। मिट्टी से अभिन्न घड़ा है, घट से अभिन्न कलश है, इसे मिट्टी से अभिन्न कलश है या नहीं? तद अभिन्न अभिन्न से तद अभिन्नत्व सामान्य नियम है। इस नियम के आधार पर तुम फंस जाओगे, तुम्हारा विज्ञान में सदोष हो जाएगा। इसे तुमको मानना पड़ेगा, विज्ञान से भिन्न ये लड़ाई करने वाला वेदांति दूसरा है और हम उसे दोष देंगे, इसको खंडन करेंगे, तुमको मानना पड़ेगा, तभी तो शास्त्र चलेगा। इसे कहते हैं विज्ञान व्यतिरेकेण वादी प्रतिवादी वाद दोष अभिगमांचा। आपने स्वीकार किया है विज्ञान से व्यतिरिक्त वादी है और वादी का अपना वाद है, और विज्ञान से व्यतिरिक्त प्रतिवादी है और उस प्रतिवादी में दोष है, यह बात तो मैंने स्वीकार किया है। उसकी व्याख्या करते हैं, नहीं आत्मविज्ञान मात्र में वाद प्रतिवादी वादस्त दोषो अभिगम्यते। ये कभी तुम बोल नहीं सकते हो आत्मविज्ञान ही है। कौन? ये वादी भी, वाद भी, प्रतिवादी भी, दोष भी, ये सारे के सारे क्या है? विज्ञान ही है। ऐसा तुम कभी बोल नहीं सकते हो। क्यों? निराकर्तव्य प्रतिवाद्यादि नाम, क्योंकि तुम तो प्रतिवादी का निराकरण करना चाहते हो। यदि प्रतिवादी का निराकरण करोगे फिर विज्ञान का ही निराकरण हो जाएगा। क्यों? क्योंकि विज्ञानी प्रतिवादी आपने कहा था। यदि ये सारी चीजें विज्ञान ही है, जिसको निराकरण करोगे वो क्या विज्ञान से अभिन्न है ना। इसलिए यदि आप प्रतिवादी का निराकरण करोगे, दोष का निराकरण कर दोगे, फिर आपने विज्ञान का ही निराकरण कर दिया, हो जाएगा, स्व सिद्धांत में हानि होगी। निराकर्तव्यत्वात् प्रतिवाद्यादि नाम,
इसलिए हम अनुमान करते हैं यद ग्राह्यम तत् स्व्यतिरिक्त ग्राह्यम यथा प्रतिवाद्यादि। जो ग्राह्य होता है वह स्व व्यतिरिक्त से ही ग्राह्य हुआ करता है, जैसे कि प्रतिवाद्यादि। जागृत वस्तु स्व व्यतिरिक्त ग्राह्यम, जागृत वस्तु कौन है? घटादि। घटादि स्व माने घट से व्यतिरिक्त चैतन्य आत्मा के द्वारा ग्राह्य है। क्यों? ग्राह्यत्वात्। दृष्टांत क्या? प्रतिवाद्यादिवत। जिसको भी तुम विज्ञान से व्यतिरिक्त मानोगे मैं उसी को दृष्टांत बनाने को तैयार हूं। और आपको मानना पड़ेगा ना, किसी न किसी चीज को दृष्टांत माने विज्ञान व्यतिरिक्त मानना ही पड़ेगा। ऐसे हो नहीं सकता कि विज्ञान से कुछ भी नहीं है, ये तुम नहीं कह सकोगे। वही सिद्ध कर रहे हैं, आप नहीं बोल सकते। नहीं आत्मीय विज्ञान रहा कर्तव्य गम्य थे स्वयं व आत्मा कसिचित। कोई भी व्यक्ति आत्मीय विज्ञान का निराकरण नहीं करता, न अपने ही कोई निराकरण कर डालेगा, मैं ही नहीं हूं, ऐसा कौन बोलेगा? तो पागल भी नहीं बोलता बेचारा। पागल हो उससे भी पूछो तुम नहीं हो, वो भी नहीं बोलेगा आप नहीं, आप पागल है बोल देगा। पागल कभी अपने आप को पागल नहीं मानता, और पागल कभी ये नहीं कहेगा मैं नहीं हूं। जितना भी पागल 100% पागल पे ढूंढ लो आप, वो भी नहीं कहेगा मैं नहीं हूं, वो कहेगा मैं हूं कहेगा। और जो उसके पास है उसी को पागल कहेगा, तुम पागल, मैं थोड़ी। उसकी दुनिया में सब पागल ही दिखते हैं उसको, और वो अकेला अपने आप को सही मानता हो। ये तो विशेषता है। मैं ही एक सही हूं, बाकी सारी दुनिया पागल। और जब एक ऐसा व्यक्ति भी महामूढ़ भी अपने आप का निराकरण करने को तैयार नहीं है, तुम कैसे विज्ञानवादी हो? तुम खुद को भी निराकरण कर दोगे? नहीं आत्म विज्ञान निराकर्तव्य स्वयं आत्मा कसिचित। कोई भी व्यक्ति अपनी आत्मा को या अपने विज्ञान को कोई भी निराकरण करना नहीं स्वीकार करता। तथा च सती, यदि मान लो कोई अपना ही निराकरण कर दे तो सर्व व्यवहार लोभ प्रसंग है, सारा व्यवहार ही खत्म। जब आप ही नहीं है तो व्यवहार क्या होगा? किससे व्यवहार होगा? कौन व्यवहार करेगा? यदि आपको मैं ही नहीं हूं, व्यवहार कौन कर रहा है? आप तो नहीं है, आप तो कर ही नहीं रहे हो, और कौन करेगा? कोई करेगा ही नहीं, जिससे व्यवहार ही खत्म। इसलिए वादी प्रतिवादी आदि व्यवहार हो रहा है, इसका मतलब आपको मानना पड़ेगा मैं हूं और मेरे इसमें प्रतिवादी सामने बैठा हुआ है। यह माने बिना व्यवहार बनेगा ही नहीं। इसलिए जगत को मानना पड़ेगा। विज्ञान से घटपट आदि है, घटपट आदि है तो प्रदीप भी है। इन दृष्टांत हमने जो चैतन्य को पृथक सिद्ध किया वो आपको मानना पड़ेगा। तस्मात् तद्दत्त सर्वमेव व्यतिरिक्त ग्राह्यम। इसलिए प्रतिवादी के समान सारा जगत को ही अविज्ञान से व्यतिरिक्त ग्रहण स्वीकार करना ही होगा। व्यतिरिक्त ग्राह्यम वस्तु जागृत विषयत्वात्, जागृत वस्तु प्रतिवाद्यादिवत् इति। जागृत आदि वस्तु, जागृत वस्तु पक्ष है, जागृत वस्तु व्यतिरिक्त ग्राह्यम स्व व्यतिरिक्त सर्वमेव जागृत वस्तु पक्ष बना रहा। सर्वमेव जागृत वस्तु कैसा है? स्व व्यतिरिक्त ग्राह्यम। क्यों? जागृत विषयत्वात् दृष्टांत प्रतिवाद्यादिवत् इति सुलभो दृष्टांत। इस तरह से दृष्टांत अत्यंत अनायास सिद्ध हो गया, इसको तुम अपलाप कर ही नहीं सकते हो। संतत्यंतरवत, और उनकी भी दृष्टांत दे रहा है। जैसे तुम्हारे मत में विज्ञानांतर है या नहीं? एक ही विज्ञान है के संसार में, एक ही क्षण विज्ञान है, यदि एक ही क्षणिक विज्ञान है तो गुरु चला कहां से आया? दो क्षण विज्ञान है ना, एक गुरु क्षण विज्ञान, एक शिष्य क्षण। इतना तो मानोगे? मान लिया ना आपने तो बस हो गया काम हमारा। कि आपने विज्ञान से अतिरिक्त मान ही लिया एक दूसरा विज्ञान को, एक विज्ञान से दूसरा विज्ञान आपने मान लिया तो बात खत्म। व्यतिरिक्त जो है सर्व विज्ञानम सही विज्ञानम एवं कहां से आया? विज्ञानांतर्वत। इसलिए कहता है संतत्यंतर्वत विज्ञानांतरवच्च इति। उन्हीं के मतानुसार दृष्टांत भी दे दिया। जैसे उनके मानते हैं ना, गुरु की एक क्षण विज्ञान धारा चल रहा है, संतति चल रही है, एक चढ़ा की संतति विज्ञान धारा चल रहा है। ऐसे अनेकों चेड़ों की अपनी अपनी संतति विज्ञान धारा चल रहा है। प्रत्येक की संतति अलग अलग चल रहा है, और सबकी अपनी अपनी वासना। कोई बुद्ध हो गया, कोई नहीं हुआ, कोई मुक्त हो गया, निर्वाण को प्राप्त कर गया।
एक क्षण विज्ञान संतति धारा निर्वाण तक चला गया और दूसरी धारा भी बीच में बैठा हुआ फंसा पड़ा है, बांध लग गया, टीरी बांध, क्या करे, वहीं फंस गया। इसका तुम व्यतिरिक्त माने बिना व्यवस्था कैसे दोगे? यदि विज्ञान से व्यतिरिक्त कुछ भी नहीं है कहोगे, ये व्यवस्था कैसे दोगे तुम निर्वाण की और अनिर्वाण की? इसलिए तुम मानते हो, संतत्यंतर बोलते हो, और उसी को दृष्टांत बना लो, फिर सत्यंतरवत दृष्टांत बना लो, अतः विज्ञानांतर दृष्टांत बना लो। जो संतति भी नहीं मानते वो लोग विज्ञानांतर मानते हैं। इस दोनों पक्ष अलग अलग दिया, दो दृष्टांत दिया। संतत्यंतरवत 7 नंबर टिप्पणी इसलिए है, नीलपीतादिगम विज्ञान व्यतिरिक्तम विज्ञान विषयत्वात् मैत्र संतानवत। नीलपीतादि कैसा है? चैत्र विज्ञान व्यतिरिक्त है। चैत्र क्या है? विज्ञान है। उनके मत में हर आदमी एक विज्ञान है ना, तो चैत्र नामक एक क्षण विज्ञान आत्मा है। तो ये जो नीलपीत आदि है चैत्र विज्ञान से भिन्न है। क्यों? विज्ञान का विषय होने से। दृष्टांत वो मैत्र संतान जो दूसरा है ना, उसके समान व्यतिरिक्त है ना। चैत्र विज्ञान से मैत्र विज्ञान संतति अलग है। ठीक उसी प्रकार से विज्ञानांतर दृष्टांत नीलादिगम विज्ञान व्यतिरिक्तम विज्ञान विषयत्वात् विज्ञानांतरवत। क्योंकि उनके यहाँ भी मानते हैं ना, एक सर्वज्ञ है एक अल्पज्ञ है, ये तो मानना पड़ेगा उनके यहाँ भी, नहीं तो निर्वाण और अनिर्वाण व्यवस्था कैसे होगा? बद्ध मुक्त व्यवस्था करने के लिए उनको भी सर्वज्ञ मानना पड़ेगा और एक को अल्पज्ञ माननी पड़ेगी। अल्पज्ञ विज्ञान अलग है, सर्वज्ञ विज्ञान अलग है। इसे विज्ञानांतर माने, देखो यथा सर्वज्ञ ज्ञान विषयम असर्वज्ञ ज्ञानम। सर्वज्ञ जो होता है उसके ज्ञान का विषय होता तो दूसरा क्या होगा? है वो असर्वज्ञ को ही विषय करता है। सर्वज्ञ जो है अपना ज्ञान का विषय किसको बनाता है? असर्वज्ञ को अपने ज्ञान का विषय बना सकता है। क्योंकि दो सर्वज्ञ कैसे हो जाएंगे? कि जो सर्वज्ञ है उसके ज्ञान का विषय क्या होगा? जो जो संसार में असर्वज्ञ है उन सब असर्वज्ञों को वो अपना विषय बना रहा है। इस सर्वज्ञ के ज्ञान का विषय असर्वज्ञ ज्ञान ही होता है। अतएव आपको असर्वज्ञ ज्ञान में मानना पड़ेगा, एक सर्वज्ञ ज्ञान माननी पड़ेगी, दो मानना पड़ा। इस सर्वज्ञ विज्ञान धारा से भिन्न अथवा सर्वज्ञ विज्ञान से भिन्न एक असर्वज्ञ ज्ञान धारा अथवा असर्वज्ञ विज्ञान को माना आपने। ठीक उसी प्रकार हम भी आता हैं। विज्ञान से भिन्न घटादि वस्तु सिद्ध हो गया। तस्मात् विज्ञानवादिनापि न शक्यम विज्ञान व्यतिरिक्तम ज्योतिरंतरम निराकर्तुम। जिसने हमारा अनुमान दृष्टांत सब सिद्ध कर दिया हमने। अतएव अब आप विज्ञान से व्यतिरिक्त जो हमने सिद्ध किया ज्योतिरंतर आत्मा नाम का चीज है करके उसे आप निराकरण नहीं कर सकते। तब वो कहता है महाराज इतना आपने कहा लेकिन फिर भी ये गड़बड़ है। वास्तव में विज्ञान से बिन कुछ भी नहीं। इसे प्रमाण है हमारे पास। तो क्या प्रमाण? आपने स्वप्न देखा कि नहीं देखा? वेदांती से पूछेगा। हाँ स्वप्न देखा है। भाई स्वप्न में क्या था? केवल विज्ञान ही हो रहा था। विज्ञान से बिन कुछ है वहां? यदि विज्ञान से बिन कुछ हो तो जगने के बाद मिलना चाहिए, मिलता कुछ नहीं। इसे स्पष्ट है स्वप्न में विज्ञान से भिन्न कुछ, तब तक जागृत में भी विज्ञान से भिन्न कुछ भी। जागृत वस्तु विज्ञान अतिरिक्त नास्ति। जागृत वस्तु क्या है? विज्ञान भिन्नम नास्ति। क्यों? वस्तुत्वात् स्वप्न वस्तुवत्। ये दृष्टांत बना। आप भी बोलते हो जागृत मिथ्या दृश्यत्वात् स्वप्नवत्। आप भी तो वही अनुमान इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन इतना अंतर है, आप वो नास्ति कह देता है, आप मिथ्या कह देते। मिथ्या कहने का मतलब ये नहीं कि वस्तु नहीं है, वस्तु है। लेकिन वस्तु स्थूल है, वासना रूप है और जो दृश्य रूप है, कैसा है वो अलग बात है। क्योंकि स्वप्न में जो वस्तु है वो वासना में, जागृत में वस्तु जो है वो स्थूल रूप है। लेकिन स्थूल रूप होता हुआ भी ये मिथ्या है, यथा वासना में वस्तु मिथ्या है। क्योंकि यह भी जागृत वस्तु भी वासना प्रधान है। यदि वासना डगमगा जाए, हमने देखा एक बार बड़े विद्वान पंडित जिसने तंत्र मंत्र कर डाला उनके,
और मंजन करने के लिए दिया उनको, वो देख रहा उसको क्या है ये, उसने भस्मी है, दिमाग में आ गया ये भस्मी है। उन्होंने यूं पकड़ा उसको, यूं पकड़ते ना, यूं पकड़ा उसको, भस्मी समझ क्या, यूं मारा, टूथपेस्ट को लगा दिए खोपड़ी में। हो गया, पागल हो गया। ठीक ही तो है, ऐसा ही तो होता है, भस्म ऐसे तो लगाया जाता है। अरे टूथपेस्ट है, तुम मूर्ख है, टूथपेस्ट थोड़ी है, भस्म है, अब क्या करोगे उसको? उसके दिमाग में वो भस्म प्रतीत हो रहा है, अब कुछ नहीं कर सकते आप। फिर उसको ले गए, तंत्र वंत्र जो किया गया था सब उतारा गया। उसके बाद उसको बताया था ऐसा हुआ था, थोड़े हम ऐसे थोड़ी कर सकते हैं। अरे टूथपेस्ट को कौन भस्म समझ सकता है? कमाल है, 2 दिन पहले तो ऐसे कर रहे थे और आज ऐसे बोलते हो। तो ये एक अवस्था है ना, इसे जागृत में कौन वस्तु क्या है ये तो आपकी मति के ऊपर है, अर्थात आपके अंदर वासना जो है। यदि वासना ने टूथपेस्ट को भस्म समझ गया तो भस्म है वो, नहीं तो नहीं है। अब आप ये बात अलग चीज है, आप कहो कि भाई सभी की वासना इसको टूथपेस्ट मानता है, ये भस्म मान रहे सारे पागल है, इसको मंत्र तंत्र हो रखा है, इसका बुद्धि भ्रष्ट हो रखा है। भले क्या सामान्य व्यवस्था आप दे सकते हो और कल से नाम बदल दिया जाए, भस्म का नाम टूथपेस्ट रख दो, टूथपेस्ट का नाम भस्म रख दो, नाम ही तो है। प्रचार कर दो, एडवर्टाइजमेंट बोर्ड लगा दो सब दुनिया में, सब दुनिया की हाँ ये ठीक है। अब पढ़ा दो पुस्तकों में, क्या ए फॉर एप्पल पढ़ा दिया, उसे ए फॉर दूसरा पढ़ा दो, क्या दिक्कत है? बच्चे जो रटेगा वही ना बाद में बोलेगा। तो इसका मतलब क्या, हर चीज के बारे में आपने वासना डाला गया है। नहीं तो चीज एक, भाषा अनेक, नाम अनेक, कैसा हो गया? चीज तो वही है, जलम कहो, पानी कहो, नीरम कहो, नीलू कहो, कुछ ही कहो, बस बात तो वही है। मैंने शब्द अनेक प्रयोग हो जा रहा है, क्यों? वस्तु तो एक ही है, लेकिन वस्तु की वासना आपका वही है, आप शब्द से कुछ ही प्रयोग करो, सब वासना के ऊपर निर्भर है। और दूसरे तमिल वाला है, उसको बोलो इसको हिंदी में नाम बताओ, वो नहीं पता पाता है, तो वस्तु जानता है, वो वस्तु क्या है जान रहा है, समझ रहा है, सब कुछ है। ऐसा क्या नाम है, वो नाम की वासना नहीं है ना, पता नहीं सकता। अर्थात क्या है, वासना में ही वास्तव में सब कुछ है। अतएव जागृत को मिथ्या कहते हैं, वासनामय दृश्यत्वात् स्वप्रवत करके आप लेते हो। नहीं, नास्तिक कहना गलत है, मिथ्या कहो अलग चीज है, नास्तिक कहना अलग चीज। यदि मुख्य वेदांति अजातवाद में आ गए तो भी यही कहेगा जगत उत्पन्न ही नहीं हुआ, खत्म, घटपट है का। तो मुख्य वेदांत पक्ष में अलग है, तो मध्यम के तर्क प्रदान चल रहा है। यहाँ पर अजातवाद नहीं है, यहाँ पर दृष्टि सृष्टिवाद भी नहीं है, यहाँ पर सृष्टि दृष्टिवाद की बात चल रही है। जैसे सृष्टि दृष्टिवाद होने के नाते यहाँ सृष्टि है ये सिद्ध करेंगे और आरोप है वो, अतः मिथ्या करके बाद की बात है। इस समय तो ये सिद्ध करना है जगत है, विज्ञान से भिन्न जगत है, अतएव उस जगत का अनुभविता उस विज्ञान से भी वितरित यथा जगत है तथा विज्ञान से वितरित आत्म ज्योति भी है, ये सिद्ध करना है। पूर्व पक्षी स्वप्न विज्ञान व्यतिरिक्त अभावात अयुक्तम विधि चिन्ह। सिद्धांत पूर्व पक्ष कहता है क्षण विज्ञानवादी, जैसा तुम्हारे स्वप्न में विज्ञान से वितरित कुछ भी नहीं रहता है, उसी प्रकार से जागृत में विज्ञान से वितरित कुछ भी नहीं है, इसलिए आपका देव सारी युक्तियां अयुक्त है। चेतना कहते हैं कि भाई अभाव से भाव की सिद्धि हो रही है यहाँ पर स्वप्न में। अभावादपि भाव से वस्तुअंतरत्वोपत्ति है, अभावादपि भाव से वस्तुअंतरत्वोपत्ति है। भाई पूछता हूं, भाई अभाव कह रहे हो ना, जिसका आप एक के अभाव कहते हुए दूसरे के भाव सिद्ध कर दिया है। आप किसी चीज के अभाव कह दोगे ना तो स्वतः ही दूसरे का भाव सिद्ध हो गया वहां। क्यों? क्योंकि आपसे पूछा जाएगा आपने घटा भाव कहा है, घटा भाव कहां है? कहोगे अमुक जगह है, तो वो भाव है क्या? भाव है, जहां रह रहा है वो भाव सिद्ध हो गया। एक बात, घटा भाव को किसने अनुभव किया, वो है या नहीं? कि वो भी नहीं है? वो तो है, वो भाव है क्या? भाव है, वो भाव रूप मानना पड़ेगा।
अच्छा चलो घटा भाव में ही विचार करो, घटा भाव में घट के अभाव रूप है कि भाव रूप है? घटा भाव शब्द में जो घट आ गया है, घुसा पड़ा है बीच में, वो जो प्रतियोगी रूपा है वो भाव रूपा है कि अभाव रूपा है? फिर तो सिद्ध हो गया अनेक भाव। एक घटा भाव आपने बोला, उसे कितनी भाव सिद्ध हो रहे हैं, और तुम कहते भाव है ही नहीं, कोई वस्तु ही नहीं। कैसे क्षण विज्ञानवादी हैं आप? एक वस्तु के अभाव जहां आपने कहा वहां 10 वस्तु का भाव सिद्ध हो जाता है, कि 10 के बिना एक भाव की सिद्धि नहीं कर, अभाव की सिद्धि नहीं हो सकती है। अनेक भावों को लेकर के ही एक अभाव का कथन हो सकता है। इसे जहां भी अभाव कहोगे उस अभाव से क्या होगा? भाव की सिद्धि होगी, और वह भाव के अंदर वस्तुअंतरत्व भी सिद्ध हो जाएगा। और भाव क्या है? अभाव से भिन्न वस्तुअंतर है। भवतैव तावत् स्वप्न, इसलिए कहते हैं आपने स्वप्न का दृष्टांत देकर हमें मदद किया है कि आपने एक तरह से वस्तुअंतर को सिद्ध कर दिया, विज्ञान से भिन्न वस्तु सिद्ध कर दिया। भवतैव तावत् स्वप्ने घटादि विज्ञान से भावभूतत्वम अभिमुखतम स्यात्, आपके द्वारा ही स्वप्न में घटादि का जो विज्ञान है उस विज्ञान को भाव मान लिया है। विज्ञान क्षणिक नहीं है, विज्ञान भाव मानना पड़ेगा। वो क्षणिक तो हम बाद में खंडन करेंगे। भावभूत अभिगतम तद अभिगम्य तद व्यतिरेक घटादि भाव चते, और उस विज्ञान को स्वीकार करके विज्ञान से व्यतिरिक्त घटादि का भाव को तुम स्वीकार कर रहे हो। तत्र तस्य भावभूतत्वम घटादि विज्ञान व्यतिरेक न घटादि विज्ञान से व्यतिरिक्त घटादि का भाव को तुम कथन करते हो। स विज्ञान विषय घटादि यदि अभाव हो यदि वह भाव स्यात्, वह विज्ञान का विषय घटादि चाहे भाव हो चाहे भाव हो, उससे हमारा कोई मतलब नहीं। उभयता पे लेकिन घटादि विज्ञान तो भाव है ना, है कि नहीं है? विज्ञान भी अभाव हो गया। इसका मतलब आपने घटादि विज्ञान को मान लिया। उस घटादि विज्ञान का विषयभूता घट हो, भले भाव रूपेण है चाहे अभाव रूपेण है उस स्वप्न में, लेकिन स्वप्न में घट विज्ञान हुआ था ये आपने मान लिया, और वह घट विज्ञान भाव है ये भी आपने मान लिया। तो हमारा काम इसी से चल जाता है। कैसे? देखो, वह विज्ञान का विषय घटादि यदि अभाव हो यदि वह अभाव भाव से उभयतापि दोनों ही रूप से फिर भी आपने घटादि विज्ञान से भाव भूतत्व अभिगतम एवं घटादि विज्ञान को एक भाव विषय करके स्वीकार कर लिया। न तो तन निवर्तितुम शक्यते, उसको निवृत्त करना संभव नहीं आपसे भी। इसलिए ये नहीं कह सकते हो स्वप्न में ज्ञाता से भिन्न भी कुछ भी नहीं, ये नहीं कह सकते ना आप। इससे क्या सिद्ध हो रहा है? स्वप्न का ज्ञाता आप है और आपको घट का विज्ञान हुआ है, हाँ, लेकिन वो विज्ञान का विषय तो घट नहीं है। स्वप्न में हुआ क्या? आपने अपने आप अपने मुंह से कह दिए मैंने घट विज्ञान अनुभव किया, मैं हूं और मुझको स्वप्न में घट का विज्ञान हुआ, और उस विज्ञान का विषय विज्ञान से भिन्न नहीं है, यही तो कह रहे हो आप। इसलिए कहते वर्तमान में स्वप्न के अंदर विज्ञान कुछ भिन्न या भिन्न उसको तो छोड़ो, लेकिन इतना तो आपने मान लिया तुमसे भिन्न घट विज्ञान हुआ है, तुम उसको जानने वाले हो। इसका मतलब क्या हुआ? घट विज्ञान भाष्य हो गया, ग्राही हो गया, और तुम उसका ग्रहिता। वही तो हम कह रहे हैं, विज्ञान भाष्य है, ग्राही है, वो विषय है। उस विज्ञान का विषयी कौन होगा? वो आत्मा है, ज्योतिरंतर है, यह सिद्ध कर। इसलिए आप ही के बातों से हमारा मत सिद्ध हो गया, क्योंकि इसका निवर्तन तो आप कर नहीं सकते। घट विज्ञान नहीं हुआ था मुझे, ऐसा आप नहीं कर सकते। घट भी नहीं था, कुछ भी नहीं था, इसलिए घट विज्ञान भी नहीं था, ऐसे कहोगे क्या? स्वप्न में आप भले घट आदि विषयों को निराकरण कर दोगे, लेकिन घट विज्ञान को आप निराकरण नहीं कर सकते। जब विज्ञान को निराकरण नहीं कर सकते हैं तो उस विज्ञान से बिन विज्ञाता को मानना पड़ेगा, उस विज्ञान से व्यतिरिक्त विज्ञाता को मानना पड़ेगा। और वही विज्ञाता को हम बार बार कहते हैं विज्ञान व्यतिरिक्तम ज्योतिरंतरम ब्रह्म इति। ये तेन इन्हीं युक्तियों से शून्यता पे प्रत्युक्ता
सर्वम शून्यम कहने वाला सर्वस्य शून्यता भी प्रत्युक्ता, उनका भी मत खंडन हो गया। इसलिए पूर्व पक्ष अनुमान आता विमतम स्वप्न पदार्थम ज्ञानाभिन्नम ग्राह्यत्व। विमतम जागृत वस्तु, विमत जो जागृत वस्तु कैसा है, ज्ञान से अभिन्न। यहां थोड़ा आनंदगिरी गलत है तो शुद्धि करो। संप्रति विमतम, पहला पंक्ति आनंदगिरी में अंत में आया दूसरे पैरा का, संप्रति विमतम ज्ञान भिन्नम कर दिया है, ज्ञान अभिन्नम कर दो, दीर्घ कर दो। विमतम ज्ञानाभिन्नम ग्राह्यत्वात् स्वप्न ग्राह्यवत् इत्युक्तम अनुवदति स्वप्न विज्ञान व्यतिरेक भावाद अयुक्तमिति चिन्ह इत्यादि पूर्व पक्षी का अनुमान था। अब हमने सिद्ध किया विमतम ज्ञान भिन्नम, हम सिद्ध करेंगे विमतम ज्ञान भिन्नम ग्राह्यत्वात् स्वप्न ग्राह्यवत् स्वप्न विज्ञानवत्, ऐसा कर दो। इतना दृष्टांत हम कर देंगे। और स्वप्न ग्राही को ले रहा है, घटपटादि को, हम स्वप्न के विज्ञान को बनाएंगे। विमतम जागृत वस्तु ज्ञान से भिन्न है, विज्ञान से भिन्न है, क्यों ग्राही होने के नाते स्वप्न का विज्ञान के समान बना, तो वह मत सम्मत हो जाएगा। क्योंकि वो भी स्वप्न में विज्ञान मान रहा है और हम भी स्वप्न में विज्ञान मानते हैं, और वह विज्ञान विज्ञाता से भिन्न सिद्ध हो गया। अतः विज्ञाता ही जगत से भिन्न है, यह भी सिद्ध हो। इस तरह से उसी के आधार पर वो कहता है विमतम जगत शून्यम, पूर्व पक्षी शून्यवादी आएगा, विमतम जगत शून्यम। विमत जगत कैसा है, शून्य है। अस्वलक्षण, स्वलक्षण नहीं मानता किसी चीज का। स्वलक्षण में स्वसत्ता से स्वस्वरूप को निर्धारण करने वाला कुछ भी नहीं है तत्व संसार में। सर्वम जगत शून्य अलक्षण तत्वात्। कैसे दृष्टांत, शशिशृंगवत बना देगा, शशिशृंग के समान वस्तु है क्या वो शशिशृंग। अलक्षण होने के नाते उसको क्या कहते, वस्तु नहीं। यथा शशिशृंग कोई लक्षण वाला है क्या वो, उसका कोई स्वलक्षण नहीं है, उसका स्वस्वरूप नहीं है, अतः वो है ही नहीं। तद्वत सारा जगत ही ऐसा है, इनका कोई स्वलक्षण न होने के नाते ये जगत ही नहीं है। सर्वम शून्यम, सर्वम जगत शून्यम अलक्षणगत्वात् शशिशृंगवत्। तथा कहेंगे नहीं, सर्वम जगत क्या है, शून्यम नास्ति भावम। सर्वम शून्यम वो कहता है, हम सर्वम भावम करेंगे, सर्वम अस्ति। क्यों, स्वलक्षणत्वात् ग्राह्यत्वात् दृश्यत्वात् अनेक हेतु परिच्छिन्नत्वात् इत्यादि घटादि दृष्टांत। ये तेरे सर्वस्व शून्यता या स्वप्न विज्ञान मत बना, जैसे उसके लिए उसकी मत से दृष्टांत में देना ना, और उसने स्वप्न विज्ञान को भाव रूप मान लिया है, इसलिए उसको दृष्टांत बना, स्वप्न विज्ञानवत दृष्टांत। सब जगह उसी को ठोक दो, अब बहुत शांत रहेगा, उस दृष्टांत से शांत रहेगा। दूसरा कोई भी दृष्टांत हो तो भड़क जाएगा, फिर नहीं ये नहीं ये बोल देगा। इसलिए वो दृष्टांत देना है जिसको उसने भी भाव रूपेण मान रखा है, स्वभिन्न भाव रूपेण माना, और स्वप्न में स्वप्न विज्ञान को माना है, तो वही विज्ञान भावांतर है, विस्तंतर है, उसी को दृष्टांत बना स्वप्न विज्ञानवत। इसी के द्वारा कुमार भट्ट मीमांसक का भी खंडन हो गया। इन्हीं युक्तियों से अलग से खंडन करने की जरूरत नहीं है। वो कहते हैं क्योंकि यहां पर भी शास्त्र तो बात आ गया, प्रदीप ही भाष्य भी है, प्रदीप घटादियों का भाषक है और सब स्वयं का भी भाषक। प्रदीप का भाष्य प्रदीप ही है और प्रदीप स्वयं उसका भाषक भी है, स्वयं ही स्वयं को प्रकाशित करता है। ये सिद्धांत का हम लोगों ने खंडन कर चुके हैं, और यही कुमार भट्ट का सिद्धांत है, आत्मा आत्मा को ही प्रकाशित कर लेता है। वो सब प्रकाश नहीं मानेंगे ना, वहां पर जो कर्म कर्तृभाव आ गया वो इष्ट नहीं है। इसे कहते प्रत्यगात्मग्राह्यता च आत्मनो अहमिति मीमांस पक्ष प्रत्युक्त। नीचे टिप्पण बड़ा सुंदर इस विषय पर, ननो भट्टा भाटा ही द्रव्य बोध रूपम आत्मानमिच्छन्तो। क्योंकि वह कहते आत्मा केवल ज्ञान रूप होता ही नहीं, केवल ज्ञान रूप आत्मा कभी अनुभव में नहीं आ सकता। क्योंकि वो समय जब भी तुम अनुभव करो जागृत सुषुप्त में रहोगे,
इसे बाहर कहां जाओगे? अवस्था त्रय रहित केवल ज्ञान रूप आत्मा उनके दिमाग में बैठती नहीं बात, वो तो हो नहीं सकता है। अवस्था त्रय रहित केवल ज्ञान स्वरूप आत्मा जो वेदांती मानते हैं, तुरीय मानते हैं, है कि नहीं, निर्गुण निराकार, वो नहीं होगा तो हो नहीं सकता। वो नहीं है कि उनकी रटन रट रहे हैं। वो ज्ञान अधिकरणम आत्मा, बिना द्रव्य ज्ञान पट ज्ञान मठ ज्ञान का आत्मा होता ही नहीं। कोई न कोई ज्ञान वाला ही रहेगा आत्मा सदा, है नहीं। द्रव्य ज्ञान रूप ही आत्मा, गुण ज्ञान रूप आत्मा है, धर्म ज्ञान जाति ज्ञान रूप आत्मा है। वो द्रव्य गुण कर्म सामान्य मानते हैं, इसलिए कहते कि देखो द्रव्य ज्ञान रूपम आत्मानमिच्छन्तः द्रव्यांशस्य ग्राह्यत्वम बोधांश से ग्राहकत्वम। जब आपको घटक ज्ञानवान अहम बोलते हो तब क्या है, उस घटक ज्ञानवान अहम एतादृश ज्ञान में अहम आत्मा है। हम क्या है? आत्मा है। घट द्रव्यांश है, द्रव्यांश क्या है? घट और ग्राही है, और ज्ञान और ज्ञानवान हम, ये सारी चीज क्या मिला करके वो अंश बोधांश जो है वो ग्राहक है। इति व्यवस्थापयन्ति, ऐसा वे लोग व्यवस्था देते। तद एकस्मिन्नात्मनि ग्राह्य ग्राहकत्व पत्ते है। ऐसे मानने वाले लोग, वो लोग एक ही आत्मा में ग्राह्यत्व और ग्राहकत्व भी स्वीकार कर लिया है। इति चेत न तावद आत्मनि अंशांशित्वम निरंशत्व शर्त है कि ये आत्मा में एक अंश से वो ग्राह्य हो जाएगा, दूसरा अंश से वो ग्राहक हो जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि आत्मा में अंश होती नहीं, निरंश रूपा है। निरवय निष्कलम ब्रह्म कहा गया है। तब भावे भी मान लो आत्मा में अंशांशी है भी, हमें वांशो जीवलोक जीव भूत सनातन सब बोल रखा है, कैसे तुम कहते हो उस आत्मा में अंश नहीं है? है, अंश है। पादवश्य का भूतानि त्रिपादस्य अमृतम देवी, हमें अंशांशी भाव है। कहते ठीक कोई बात, उस दृष्टि से विचार करके देखो। अंशांशी भाव मानने पर भी एक में ग्राह्य ग्राहक भाव नहीं हो सकता। कैसे? तद भावे भी नैकत्र ग्राह्यत्वं ग्राहकत्वं च तस्य द्वयोः व्यवस्थितित्वात्, एक ही में फिर भी ग्राह्यत्व और ग्राहक दोनों। फिर आप ये मानना पड़ेगा एक अंश, ये अंश अलग है, एक ग्राहक अंश अलग है, और ग्राह्य अंश अलग बनानी पड़ेगी। एक ही अंश स्वयं को ग्रहण करेगा क्या? जो ग्राहकांश है स्वयं को ग्रहण कर लेगा, तभी आगे ना वही दोष। स्वयं के द्वारा स्वयं का ग्रहण नहीं होता, सिद्ध हुआ ना। एक अंश दूसरे अंश को ग्रहण करता है, यानी एक अंश अपने आप को ग्रहण नहीं करता। इसलिए कहीं न कहीं आपको भी अंत प्रकाश तो मानना ही पड़ेगा। इसलिए प्रभाकर ने कुमार भट्ट को सुधारते हुए कहा, एक कचड़ा में पढ़ना ही नहीं शास्त्रार्थ लफड़े में, अध्यात्म सप्रकाश खत्म। लेकिन कमी कर दिया क्या उसने, आत्मा हर एक ज्ञान के साथ प्रकाशित हो जाता। वो ले रहा यदि भी थोड़ा केनोपनिषद के पास गया, प्रतिबोध विदितम मथम, अयं घटा ज्ञान हुआ, साथ आत्मा प्रकाशित हो गया, लेकिन विवेक नहीं हो पाता है। ये घट प्रकाश है, ये आत्म प्रकाश है। ऐसा अलग अलग करके घट ज्ञान में घट को और ज्ञान को पृथक करता हुआ एक प्रकाशी है, दूसरा प्रकाशक है, वही मेरा स्वरूप है, ऐसा आप हर एक ज्ञान के साथ ग्रहण नहीं। ये कारण क्या है? वो कहता अविवेक ग्रह कारण, प्रभाकर का कहना है अविवेक पूर्वक ग्रहण हो रहा है। ये कारण जिस दिन विवेक हो जाएगा उस दिन आपको उसी समय बड़ा ज्ञान हो जाएगा। एक तरह से उपनिषद का कुंचित अनुसरण किया, लेकिन वहां भी दोष है, वो बात अलग चीज है। इनके तो वृत्तिधीन हो गया, वृत्तिधीन आत्म प्रकाश नहीं हो सकता है, वृत्ति निरपेक्ष होकर के आत्म प्रकाश होता है। इसलिए तयोर आत्मा भेदाद एकस्मिन् एव तद्भावे एकत्र ग्राह्य ग्राहकत्व पक्षोक्त दोष स्यात् अतो तन्मतम साधु। आगे ना, एक ही आत्मा में अभेद मान लिया यदि आपने, तो एक ही में वह एकत्र ही ग्राह्यत्व भी और ग्राहकत्व दोनों पक्ष मानने पर जो दोष होता पहले हमने बोल दिया है, अतः पृथक निराकरण करने की जरूरत नहीं है। यत्तुक्तम सालों को अन्यश्च घट जाती थी, और उसने कहा पहले अक्षर विज्ञान घटता आलोक सहित, और दूसरे बार में क्या हो गया, दोबारा आपको जो घट ज्ञान हो रहा है वो
अलग ही घट है, वो भी सालों घट हो गया क्षण विज्ञान। हर बार क्षणिक विज्ञान ही सब बन रहा है, उसका कह रहा विज्ञान से व्यतिरिक्त कुछ भी नहीं। और विज्ञान पहले जो था वो अलग और ये अलग है। ये जो अब क्षण विज्ञान आया है दूसरा, वह कैसा है? आलोक सहित घटाकार विज्ञान दोबारा हो गया। इसलिए अयं घटा फिर भाई पुनः अयं घटा। फिर जब अयं घटे बोलोगे फिर उस विज्ञान में क्या हुआ? फिर सालों घट सहित विज्ञान पैदा हो गया। और यदि अयं पटा गया तो अब सालों पट विज्ञान हो गया। माने जो भी विज्ञान आप अनुभव करते हैं आलोक विशिष्ट तत्व वस्तु को ही अनुभव करते हैं, उसी की धारा चलती है, नया नया ही आ रहा है। इति तदासक्त, ऐसा उसका कहना भी ठीक नहीं है। क्षणांतरे पे सएव अयं घटित प्रत्यविज्ञान, कि सएव अयं प्रत्यविज्ञा हो रही ना। यदि अत्यंत भिन्न था फिर सएव अयं प्रत्यविज्ञा नहीं हो सकता। सादृश्य प्रतिविज्ञान कृतोत्थित केशन दिशु चेत कहते पूर्वाद सादृश्यात हो गया, सादृश्य था क्योंकि पहला जैसे नाखून काट दिया, केश काट दिया था, कृत्य मैंने काट दिया था, फिर उत्थित हो गया। ऐसा जो केश नखादियों में अरे वही बाल है, वही है ये बात, वही नाखून नहीं देख रहे हो, वही है, अरे वही कहा तो काट के फेंक दिया था, काट के आपने फेंक दिया, दो बार आए वो नाखून में भी आप वही नाखून वही केश बोलते हैं। तद्वत पहला विज्ञान खत्म हो गया, नष्ट हो गया है, अब दूसरा आ गया है, तब भी आप वही है करके सादृश्यता पूर्वक कथन कर सकते हो। यदि चिन्ह तब तो क्षणिक नहीं मानना पड़ जाएगा, फंस जाओगे, क्योंकि उस पूर्व का इस पर के साथ अनुसंधान करने वाला एक है ना यहाँ। अरे जिसने पहले नाखून काट के फेंका था वो मर गया क्या? अब अरे दूसरा पैदा हो गया जो नया नाखून के साथ, और ये कह रहा है मैं वही नाखून है ये करके बोल सकता है क्या? वो तो वही है जो जिंदा है। सादृश्यता दो विज्ञान की सादृश्यता वही ग्रहण कर सकता है जो दोनों विज्ञान का अनुभविता है। इसका भी अनुभव उसका भी अनुभव, दोनों का अनुभव करने वाला एक स्थिर पदार्थ को माने बिना एक दूसरे की सादृश्यता ग्रहण कोई नहीं कर सकता। और आप विज्ञान को क्षणिक कर दे, वो तो मर गया, खत्म, उस विज्ञान को अनुभव करने वाला ही नहीं रह गया, और बिल्कुल नया दूसरा आ गया है। फिर सादृश्यता का अनुसंधान कौन करेगा? यहां यदि तुम सादृश्यता के आधार पर प्रतिविज्ञा मान लेते हो तत्रापि क्षणिकत्व से असिद्धत्व, फिर तो तुम्हारा क्षणिक सिद्धांत भंग हो जाएगा, क्षणिकत्व ही असिद्ध हो जाएगा। कृत्व केशादियों में भी क्षणिकत्व फिर असिद्ध मानना पड़ेगा। जात्यकत्व, अच्छा एक और है तो जातिगत एकत्व भी देख रहा है ना आदमी। केशत्व जाति को लेकर व्यवहार है, अत्यंत भिन्न में भी कैसा हो गया है ना। वो नाखून तो फेंक कर पता नहीं कहाँ चला गया, कूड़ा में फेंक दिया, कूड़ा वाला वो कहाँ फेंक दिया, वो सुअर खा गया, सुअर कहाँ टट्टी कर दिया, कहाँ चला गया पता ही नहीं, वो है या नहीं, कहां से कहां पहुंच गया खून, नाखून सब गया, जो जो फेंका आपने सब चला गया कहां से कहां। और यहां जो हो रहा है केश वगैरह सब नया है। अत्यंत भिन्न में भी सादृश्यता क्यों हुई? जात्यकत्वात्। और आपको दोनों में स्थिर रहने वाले एक जाति तो मानना पड़ेगा, विज्ञान से भिन्न नहीं मानोगे तो प्रतिविज्ञा कैसे करोगे? अत्यंत भिन्न वस्तुओं में भी यदि आपको सादृश्यता माननी होगी, उन दोनों में एक जाति को, स्थिर जाति को मानना पड़ेगा, और वह जाति क्षणिक नहीं हो सकता। यदि वो भी क्षणिक है तो वही खत्म हो जाएगा, अगले में जा रहे हो बिल्कुल अलग कोई जाति आ गई है, फिर भी प्रतिविज्ञा नहीं होगा। इसे जात्यकत्वाच्च इति